हेलो गाइस, वेलकम। और आज हम अपनी लेबर सीरीज़ का जो है एक लेक्चर करेंगे जो कि है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। इससे पहले हम 2 लेक्चर और कर चुके हैं लेबर लॉ पे। चलिए, आज इसमें हम लोग जो है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 को पढ़ेंगे। ये भी जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो 2020 का है, उसमें ये मर्ज कर दिया गया था। इसके बहुत कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न जो अभी भी लागू हैं, उन्हें हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपके ईपीएफओ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये कि हम यही चीज़ बता रहे हैं आपको कि ये जो है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, ये जो है इसके साथ सब्ज्यूम कर दिया गया इंडस्ट्रियल कोड। इसमें 3 है, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और यह है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। तो ये तीनों जो है अब इसके अंदर आने लगे हैं अब इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी भी ये लागू है ना, ये अभी भी इसके प्रोविजन अब भी लागू हैं इंडस्ट्रीज में। चलिए समझते हैं पहले बात कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट होता क्या है। क्या इस एक्ट का काम क्या है? इस एक्ट का एक्चुअली क्या है कि जो भी डिस्चार्ज हुआ, रिक्रूटमेंट हुआ, डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ, हॉलीडे हुआ, लीव्स हुआ, इसके जितने भी, ठीक है, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, जिसके जितने भी टर्म या कंडीशंस हैं, ठीक है, वो स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखी जाती है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट में ऑर्डर में ये सारी कंडीशन लिखी जाती है कि आपका डिस्चार्ज या कौन सा एक्शन लिया जाएगा जब कोई कोई वर्कर से कोई गलती होगी तो कौन सा एक्शन लिया जाएगा, उसे हॉलीडेज कितनी दिन की रहेंगी, वो लीव्स का प्रोसीजर क्या रहेगा, या रिक्रूटमेंट या डिस्चार्ज का प्रोसीजर क्या रहेगा, उसकी जितनी भी कंडीशन होती है, उसकी सर्विस की जितनी भी कंडीशन हो सकती हैं, वो इस एक्ट में मेंशन रहती है, ठीक है। तो हर इंडस्ट्री को ये एक्ट लगाना पड़ता है जिसमें ये सब मेंशन रहता है कि कौन से रिक्रूटमेंट, डिस्चार्ज और सारी कंडीशन जो भी वर्कर के लिए हो सकती हैं, ठीक है, वो सब इसमें मेंशन रहती है। तो मेन एक्ट का काम यही है इसका। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, मतलब ये एक्ट कौन कौन सी इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज लगाएंगी। तो जो भी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज जहां पर वर्कर 300 से ज्यादा है, ठीक है, इन एनी डे प्रीसीडिंग 12 मंथ, मतलब पिछले 12 महीने में कभी भी अगर उस इंडस्ट्रीज में 300 से ज्यादा वर्कर रहे हैं तो वहां पर ये एक्ट लग जाएगा। अच्छा, ये जो 300 वर्कर वाला जो रूल है, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड नए वाले में आया है। अगर मैं पूछूं पुराने वाले में क्या था, तो पुराने वाले में 100 ही था। मतलब अगर आपको 100 से ज्यादा वर्कर हैं तो ये एक्ट आपको लगाना पड़ेगा और आपको स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो हैं सबमिट करने पड़ेंगे बना के, ठीक है। लेकिन अब जो नए एक्ट में अगर आपके पास 300 से कम वर्कर हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप जो है इस एक्ट को लगाएं, ठीक है। लेकिन अब ये 300 वर्कर कर दिया गया, पहले 100 वर्कर था। मेन रीजन ये है कि बहुत सी इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं और वो नहीं, मतलब मतलब ये सब जो डिस्चार्ज, रिक्रूटमेंट, हॉलीडे प्रोसेस वर्कर्स के लिए, क्योंकि वो ज़्यादातर वर्कर कॉन्ट्रैक्ट पर रखती हैं, तो वो ये सब नहीं चाहते कि इन मामलों में पड़ा जाए। तो इसलिए सरकार ने कहा है कि छोटी इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा दिया जाए और उन पर ये ऐसा कोई एक्ट ना लागू हो, इसलिए 300 बढ़ा दिया गया ये। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है या फिर जो इसके 100 से या 300 से वर्कर कम है, नए नए के हिसाब से 300 और पुराने के हिसाब से 100 वर्कर से भी कम है, तो क्या उसके में ये लागू हो सकता है? हाँ, उसके में भी लागू हो सकता है। उसे अगर 2 महीने का नोटिस दे के अगर उसे ऑफिशियल गैजेट में निकलवा दिया जाए तो सरकार चाहे तो उसमें भी लागू करवा सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं लागू होगा, उसमें भी अगर 2 महीने का नोटिस अगर ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करके इसे करवाया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं कहाँ नहीं लागू होगा ये। देखिए, जहां पर पहले से कोई एक्ट चल रहा हो, जैसे हम कह सकते हैं कि बम्बई इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्ट 1938 जहां फोर्स में हो, या फिर एमपी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट स्टैंडिंग ऑर्डर 1961 जहां फोर्स में, मतलब इससे पहले, क्योंकि स्टेट के में बहुत से इंडस्ट्रीज में स्टेट का लॉ चलता है, बहुत सी इंडस्ट्रीज में स्टेट का लॉ चलता है। तो मान लीजिए कहीं कहीं स्टेट का लॉ चल रहा है तो वहां पे ये नहीं लगेगा, क्यों, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपको एक चीज याद रखनी है, सर्टिफाइंग ऑफिसर,
ठीक है, इसमें आपको यह रखना है सर्टिफाइंग ऑफिसर इसके अंदर आता है। इसका क्या मतलब है? मतलब इस एक्ट के अंदर ये बॉडी सर्टिफाइंग ऑफिसर की होती है, जो कि हो सकता है एक लेबर कमिश्नर, एक रीजनल लेबर कमिश्नर। ठीक है, तो जो भी आप स्टैंडिंग ऑर्डर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, आप जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर आप बनाएंगे और जो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, वो सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास ही सबमिट करना पड़ेगा और वही उन्हें वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो जो भी आप ड्राफ्ट बनाएंगे स्टैंडिंग ऑर्डर्स का, ठीक है, जो भी आप रूल्स रेगुलेशन बनाए लिख के देंगे उसमें सबमिट करेंगे, वो सारा ड्राफ्ट सर्टिफाइंग ऑफिसर ही जो है उसे देखेगा और उसे आगे बढ़ाएगा। ठीक है, वही आपको सर्टिफिकेट देगा इसका। तो इसमें सर्टिफाइंग ऑफिसर होता है। आपसे अगर पेपर में पूछें कि सर्टिफाइंग ऑफिसर कौन सा एक्ट में होता है, तो इसी एक्ट में सर्टिफाइंग ऑफिसर होता है। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट के एक इंडस्ट्रीज वहां पर लगा हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट से ला सकती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो इसे अपॉइंट करेगी। ठीक है, is responsible for reviewing certifying the standing order submitted by industrial establishment। जो भी आप स्टैंडिंग ऑर्डर सबमिट करेंगे उसे सर्टिफाई करने का काम सर्टिफाइंग ऑफिसर का रहेगा। ठीक है, और जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर सबमिट करे जाएंगे इंडस्ट्री द्वारा, वो देखा जाएगा। मतलब उसका ये भी काम रहेगा कि वो सारी लीगल रिक्वायरमेंट है ना, और सारे वर्कर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को डिफाइन करता हो। मतलब सर्टिफाइंग ऑफिसर का ही काम रहेगा कि वो देखे सारे जो स्टैंडिंग ऑर्डर दिया गया है इंडस्ट्री के द्वारा, वो सारी इसकी एम्प्लॉयमेंट कंडीशन और सारी रिक्वायरमेंट को मीट करता हो। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि ठीक है, अब जो भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री जो भी सबमिट करना चाहती होगी ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर का, तो वो कैसे करेगी और उसका प्रोसीजर क्या रहेगा? तो उसे जब भी ये एक्ट, मान लीजिए 300 से ज्यादा वर्कर हो गए उस इंडस्ट्री में, ठीक है, 300 प्लस हो गए, तो जब भी वो एक्ट 6 महीने में लगेगा, जब भी उस एक्ट उस इंडस्ट्री में लागू हो जाएगा, उसके 6 महीने के अंदर, ठीक है, उस जो है एम्प्लॉयर को सबमिट करना पड़ेगा स्टैंडिंग ऑर्डर टू द सर्टिफाइंग ऑफिसर। ठीक है, जब भी वो लागू हो जाएगा उस इंडस्ट्री में, जब भी वो इंडस्ट्री एप्लीकेबल हो जाएगी कि उसे स्टैंडिंग ऑर्डर अपना बनाना है और ड्राफ्ट देना है, उसके 6 महीने के अंदर जो है सर्टिफाइंग ऑफिसर को उसे अपना ड्राफ्ट देना पड़ेगा विद 5 कॉपीज, मतलब 5 कॉपियों के सहित। ठीक है, और सारे वर्कमैन, जितने वर्कमैन होंगे उनकी लिस्ट देनी पड़ेगी, और जो कौन कौन से वो ट्रेड यूनियन से बिलोंग करते हैं वो भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 कॉपीज वर्कमैन और कौन कौन से ट्रेड यूनियन से वो जो भी वर्कमैन बिलोंग करते हैं वो भी बताना पड़ेगा। चलिए, the provision submitted in the submitted standing order must conform to the requirement of this act, ensuring the compliance with the legal provision। जो भी प्रोविजन इसमें लिखे गए होंगे स्टैंडिंग ऑर्डर में, वो जो सरकार बनाती है ना मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर, उसके साथ, ठीक है, उसके साथ मिलते जुलते होने चाहिए। और मतलब सारी रिक्वायरमेंट होती है जो इस एक्ट की, सारे जो भी रिक्वायरमेंट और लीगल प्रोविजन होते हैं उनसे भी मैच करना चाहिए, और वो सर्टिफाइंग ऑफिसर ही देखेगा कि सारी चीजें मैच कर रहे हैं कि नहीं। अब जब एक बार सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास वो ड्राफ्ट पहुंच गया, तो उस सर्टिफाइंग ऑफिसर को 60 दिन के अंदर, विद इन 60 डेज, ठीक है, वो सर्टिफिकेशन प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। जो भी सर्टिफाइंग ऑफिसर होगा उसके पास जब भी ड्राफ्ट पहुंचेगा स्टैंडिंग ऑर्डर का, तो 60 दिन का समय मिलेगा, और 60 दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर उसे वो सर्टिफिकेशन प्रोसेस करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। अगर मान लो वो ऑफिसर फेल हो जाता है और वो गिवन टाइम फ्रेम में उसे नहीं कर पाता है, तो जो वो सर्टिफिकेट है वो अपने आप ही पास हो जाएगा। द स्टैंडिंग ऑर्डर में बी डीम्ड ऑटोमेटिकली सर्टिफाइड, मतलब वो अपने आप ही सर्टिफाइड हो जाएगा अगर 60 दिन के अंदर वो सर्टिफाइंग ऑफिसर उसे सर्टिफाई नहीं कर पाता है। अब इन्हीं 60 दिन के अंदर सर्टिफाइंग ऑफिसर को क्या क्या करना पड़ेगा ये भी समझिए। जो 5 कॉपियां मिलेंगी सर्टिफाइंग ऑफिसर को, उसके बाद वो सर्टिफाइंग ऑफिसर उनकी कॉपी ट्रेड यूनियन को पास करेगा, और ट्रेड यूनियन के पास 15 दिन का समय होगा कि उस पूरे स्टैंडिंग ऑर्डर को पढ़ के और उस पर कोई ऑब्जेक्शन रेज करने का। मतलब ट्रेड यूनियन के पास राइट होगा कि जो भी एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस लिखी गई हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स में, जो भी कंडीशंस होती हैं, जो एम्प्लॉय या वर्कमैन के लिए जो भी कंडीशंस स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखी गई हैं वो सही हैं,
अगर मान लो ट्रेड यूनियन को कोई उसमें आपत्ति होती है, कोई ऑब्जेक्शन होता है, तो वो सर्टिफाइंग ऑफिसर को फीडबैक देगा कि हमें ये जो उसमें रूल लिखा गया है या फिर ये जो प्रोविजन ऐड किया गया है वो हमें नहीं समझ में आ रहा है। सर्टिफाइंग ऑफिसर फिर डिसाइड करेगा कि उसमें क्या एडिशन करना है, क्या चेंज करना है, या फिर कोई चेंज करना है या नहीं करना है। उसके बाद सर्टिफाइंग ऑफिसर, ठीक है, वो सर्टिफाइड कॉपी करेगा और उसके बाद दोनों एम्प्लॉयर को और ट्रेड यूनियन को 7 दिन के अंदर भेज देगा। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन के पास 15 दिन का समय होता है ऑब्जेक्शन रेज करने का। अगर उसे सर्टिफाइंग ऑफिसर को समझ में आता है कोई एडिशन या चेंज करने के लिए तो वो करेगा। उसके बाद वो दोनों की कॉपी सर्टिफाई करके विद इन 7 डेज जो है दे देगा उन लोग को कि आप देख लीजिए। ठीक है, आफ्टर सर्टिफिकेशन अ कॉपी ऑफ सर्टिफाइड standing order must be promptly posted by employer at the near entrance of establishment. It should be displayed in English and the language understood by the majority of workers to ensure the transparency and awareness. जब कॉपी सर्टिफाइड हो जाएगी तो उसके एम्प्लॉयर को जरूरी है कि वो एक कॉपी जहां भी मेन बोर्ड होता है या एंट्रेंस होता है वहां पर पेस्ट कर दे, और वो इंग्लिश में होनी चाहिए और जो भी लैंग्वेज वहां पर वर्कर समझते होंगे उसमें होनी चाहिए, ताकि वर्कर को पूरा समझ में आए कि कौन कौन से नए रूल बनाए गए हैं, कौन कौन से स्टैंडिंग ऑर्डर्स में उनके लिए रूल है, उनके लिए प्रोविजन है, ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर जब भी सर्टिफाई होकर आएगा तो उसे वर्कर को दिखाए और वहां पर एंट्रेंस में उसे पेस्ट कर दे। मान लीजिए कोई वर्कमैन, एम्प्लॉयर या ट्रेड यूनियन जो है जो भी ऑर्डर पास किया हो सर्टिफाइंग ऑफिसर ने, ठीक है, मान लीजिए कोई स्टैंडिंग ऑर्डर में चेंज किया हो या फिर स्टैंडिंग ऑर्डर को बदला हो और किसी वर्कर को, एम्प्लॉयर को या ट्रेड यूनियन को ये समझ में नहीं आया या उसे इससे ऑब्जेक्शन है, तो वो अपील फाइल कर सकते हैं विद इन 30 डेज। 30 दिन का समय रहेगा, विद इन 30 डेज उससे अपील को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, और द अपीलेटेड अथॉरिटी may do addition, modification or leave the standing order unchanged and its decision will be final. After the decision, the copy is sent to the certifying officer, employer, trade union within 7 days. अब समझिए, सर्टिफाइंग ऑफिसर ने सर्टिफाई कर दिया, उसके बाद 30 दिन का आपके पास समय और रहेगा वर्कर, एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन के पास कि आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है कि नहीं करना है। मान लीजिए ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्शन किसी जो सर्टिफाइंग ऑफिसर से बड़ी अथॉरिटी होगी, जो भी अपीलेट अथॉरिटी होगी इस एक्ट के अंदर, उस पर किया जाएगा। वो अपीलेट अथॉरिटी उसमें एडिशन करती है, मॉडिफिकेशन करती है, डिलीशन करती है या फिर कुछ भी नहीं करती है, उसका डिसीजन फाइनल होगा। मतलब इसके बाद आप इस पे जो है अपील नहीं कर सकते, वो उसका डिसीजन फाइनल होगा और वो फिर अपने डिसीजन की कॉपी एक सर्टिफाइंग ऑफिसर को, एम्प्लॉयर को, ट्रेड यूनियन को दे देगी विद इन 7 डेज। ठीक है, चलिए अपील के बाद क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई भी अपील नहीं हुई, क्योंकि 30 दिन अपील करने का समय था और कोई भी अपील नहीं होती है, तो फिर डेट ऑफ ऑपरेशन क्या होगी? क्योंकि 30 दिन का समय था सर्टिफाइंग के बाद, तो 30 दिन के अंदर कोई अपील नहीं होती है तो स्टैंडिंग ऑर्डर 30 दिन के बाद इफेक्ट में आ जाएगा। मतलब स्टैंडिंग ऑर्डर इफेक्ट में कब आएगा? 30 दिन के बाद। ठीक है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अपील पीरियड, जब भी अपील का पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद स्टैंडिंग ऑर्डर जो है ऑपरेशन में आ जाएगा, उसके जितने भी रूल और प्रोविजन है वो लागू हो जाएंगे। ठीक है, और मान लीजिए अपील कर भी दी गई, जब अपील कर दी गई तो जब अपील करने के बाद जो उसका फाइनल डिसीजन आएगा अथॉरिटी का, तो उसके 7 डेज के बाद वो लागू हो जाएगा। जब कोई अपील नहीं करी गई तब 30 दिन में लागू हो जाएगा। ठीक है, एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, क्योंकि अपील पीरियड जो 30 डेज का उसके खत्म होते ही लागू हो जाएगा ये स्टैंडिंग ऑर्डर। और मान लो अपील कर दी गई और उस अपील का फाइनल डिसीजन आ गया, तो उसके 7 डेज के जो खत्म होने के बाद वो डिसीजन लागू हो जाएगा। एक बार ये स्टैंडिंग ऑर्डर लागू होने के बाद उसे 6 महीने तक मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनलेस कोई एग्रीमेंट हो जाए, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाए ट्रेड यूनियन या फिर एम्प्लॉयर के बीच में कि नहीं, हम लोग एम्प्लॉयर भी राजी है और ट्रेड यूनियन भी राजी है कि इसमें चेंज करा जाए, अनलेस 6 महीने ये अनचेंज ही रहेगा।
तो 6th मंथ तक कोई भी उस स्टैंडिंग ऑर्डर में चेंज नहीं किया जा सकता। ये लाइन क्या है? द मॉडिफिकेशन प्रोविजन डू नॉट अप्लाई टू महाराष्ट्र एंड गुजरात। ये मॉडिफिकेशन महाराष्ट्र और गुजरात में नहीं लागू होता है। वहाँ पर जो भी उनके रूल और रेगुलेशन, क्योंकि लेबर लॉ स्टेट और सेंट्रल दोनों का है, कॉन्ट्रेंट लिस्ट में आता है, तो हर स्टेट में अपने अपने लॉ और रूल चलते हैं, तो ये प्रोविजन महाराष्ट्र और गुजरात में नहीं लागू होता है। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर। अच्छा, अब ये क्या होता है मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर? ठीक है, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर जो है गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, सेंट्रल की तरफ से दिया जाता है कि ये इसमें स्टैंडर्ड प्रोविजंस होते हैं। मतलब इनके ही प्रोविजंस को देख के जो भी इंडस्ट्री अपने प्रोविजन और रूल बनाएगी स्टैंडिंग ऑर्डर्स में, वो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के साथ कंप्लाई करने चाहिए। ठीक है, वो उसी के साथ कंप्लाई करने चाहिए जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर बनेगा। और अगर इंडस्ट्री और कोई फैक्ट्री चाहती है कि वो जो है अपने स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं बना चाहती है, तो जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोवाइड करा जाता है इस एक्ट के अंदर, वो पूरा मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर भी अपने वैसा का वैसा ही अप्लाई कर सकती है, बिना कोई अपना स्टैंडिंग ऑर्डर बनाए हुए। द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर कंटेन द स्टैंडर्ड प्रोविजन टू बी इंक्लूडेड इन द स्टैंडिंग ऑर्डर एंड एस्टेब्लिशमेंट में अडॉप्ट देम विदाउट मॉडिफिकेशन और प्रिपेयर इट्स ओन वर्जन। ठीक है, बिना मॉडिफिकेशन के भी इसे अडॉप्ट कर सकती है या फिर खुद का भी अपना वर्जन बना सकती है। अच्छा, जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर रहते हैं उनमें रहता क्या क्या है? ठीक है, उसमें क्या क्या प्रोविजंस रहते हैं? उसमें जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर रहता है, परमानेंट वर्कर, ठीक है, प्रोबेशनरी वर्कर, टेम्परेरी वर्कर, बदलीज, कैजुअल, एफटी, अप्रेंटिसेस। एफटी नया टर्म इस टाइम जुड़ा है। ठीक है, उसमें वर्किंग आवर्स के बारे में लिखा रहता है, हॉलीडेज के बारे में, वेज डिडक्शन या लीव्स के बारे में, और वेज वेज कितनी मिलेगी, वेज कितनी मिलेगी, वेज डिडक्शन कितना होगा। ठीक है, और एक्चुअली क्या कि जो नया एक्ट है, जो भी वेज मिलेगी या फिर लीव्स या फिर वर्किंग आवर्स, ये क्योंकि फैक्ट्री एक्ट में भी और वेज एक्ट में भी वेज के बारे में लिखा रहता है, और फैक्ट्री एक्ट में भी लीव्स और हॉलीडेज और वर्किंग आवर के बारे में लिखा रहता है, तो वो सब इससे कंप्लाई करते हैं। मतलब जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर में जो भी वेज के बारे में, लीव के बारे में लिखा होना चाहिए, वो इन एक्ट के अकॉर्डिंग लिखा होना चाहिए। ठीक है, ताकि हर जगह अलग अलग डिफरेंस ना आए। ठीक है, अब जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है, उनमें कौन कौन सी चीजें मैटर्स होने चाहिए, क्योंकि मैटर ये प्रोवाइड कराते हैं गवर्नमेंट कि इनमें ये मैटर तो आपको जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर होंगे उसमें आपको इन मैटर को तो रखना ही पड़ेगा। जैसे वेजेस हुए, एम्प्लॉयमेंट हुए, मतलब ये सब आपके मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में होते हैं, जो कि किसी भी इंडस्ट्री को स्टैंडिंग ऑर्डर बनाते समय इन प्रोविजंस को और रूल्स को अपने स्टैंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा। ठीक, अटेंडेंस हुआ, प्रोसीजर ऑफ लीव हुआ, शिफ्ट वर्किंग कंडीशन हुआ, एंट्री एग्जिट डिसिप्लिन, classification of worker, termination of employment, suspension, redressal for unfair treatment और other prescribed matters। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स है जो एक स्टैंडिंग ऑर्डर में होते हैं। अब कुछ इसके प्रोविजंस होते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स के, कुछ हम लोग देख लेते हैं इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है। जैसे लीव का देख लेते हैं। ठीक है, तो लीव का क्या है? लीव का क्या है, अगर कोई एम्प्लॉयर, ठीक है, से अगर लीव मांगी जाती है, लीव एप्लीकेशन दी जाती है, ठीक है, एम्प्लॉय अगर कोई एम्प्लॉयर को लीव एप्लीकेशन देता है तो उसे विद इन अ वीक और 2 days बिफोर लीव स्टार्ट, ठीक है, उस एप्लीकेशन को उस एप्लीकेशन को उसे ऑर्डर देना पड़ेगा, या तो एक हफ्ते विद इन अ वीक या 2 दिन पहले जब से लीव स्टार्ट हो रही है। किसी वर्कर ने लीव मांगी तो या तो एक हफ्ते के अंदर या फिर 2 दिन पहले जब भी लीव स्टार्ट हो रही होगी, तो उस एप्लीकेशन पे जो लीव एप्लीकेशन वर्कर ने डाली है उस पर उसे ऑर्डर देना ही पड़ेगा। ये नहीं कि एक दिन पहले दे रहे हैं, 2 दिन पहले तो आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। मान लो, ठीक है, उसने आज ही एप्लीकेशन डाली और 3 दिन बाद लीव स्टार्ट हो रही है, तो उसे आज ही ऑर्डर देना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन पहले तो देना ही पड़ता है ऑर्डर। ठीक है, और मान लीजिए आज ही एप्लीकेशन डाली और 3 दिन बाद लीव स्टार्ट हो रही है, 3 दिन बाद लीव स्टार्ट हो रही है, तो आज ऑर्डर विल बी गिवन इन सेम डे। ठीक है, 2 दिन पहले आपको ऑर्डर देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को लीव के लिए। अब एम्प्लॉयर
एम्प्लॉय वर्कर जो है लीव पे चला गया, ठीक है, और वो लौटा नहीं, ठीक है, और वो लौटा नहीं है तो एम्प्लॉयर के पास पूरा अधिकार है कि उसे वो टर्मिनेट कर दे। पर अगर वो 8 दिन के मतलब लीव खत्म हो गई और उसके 8 दिन के अंदर लौट आता है और एक वैलिड रीजन बता देता है कि उसे लेट क्यों हो गया या फिर वो उसने एक्स्ट्रा छुट्टी क्यों कर ली, ठीक है, तो वो बच सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए वो 8 दिन के अंदर लीव खत्म होने के बाद भी 8 दिन के अंदर नहीं लौटता है तो एम्प्लॉयर के पास पूरा राइट होगा कि उसका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट कर दे, ठीक है। तो 8 दिन तक का समय रहता है, 8 दिन से पहले लौट के बता देता है कि हमने ज़्यादा लीव क्यों ले ली और कोई वैलिड रीजन दे देता है तो उसकी नौकरी बच सकती है। कैजुअल लीव क्या होती है? कैजुअल लीव इमरजेंसी लीव होती है और वो 10 दिन से ज़्यादा एक कैलेंडर ईयर में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और 3 दिन से ज़्यादा लगातार नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। एक इसे इमरजेंसी लीव, कैजुअल लीव मतलब इमरजेंसी लीव, कोई इमरजेंसी आ गई और ये एक 10 दिन होनी चाहिए कैलेंडर ईयर में और 3 दिन से ज़्यादा लगातार नहीं देनी चाहिए, वरना फिर वो या तो सिक लीव हो जाएगी या फिर और लीव जो है उसे कंसीडर किया जाएगा, दूसरी लीव से कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर मिसकंडक्ट, ठीक है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर मिसकंडक्ट मतलब कोई अगर डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, कोई मिसकंडक्ट होता है तो उसमें क्या एक्शन लिया जाएगा, इस स्टैंडिंग ऑर्डर के हिसाब से लेना चाहिए, ठीक है। वर्कर मैन विल बी फाइंड अप टू 2% ऑफ हिज वेजेस, 2% ऑफ वेजेस का एज पेनल्टी फॉर मिसकंडक्ट, ठीक है, अप टू 2%, 2% तक, 2% से कम भी फाइन हो सकता है या 2% तक तो फाइन मैक्सिमम है कि इतना फाइन मैक्सिमम आप ले सकते हो अगर कोई वो मिसकंडक्ट करता है तो, ठीक है। और मान लीजिए कोई ऐसा मिसकंडक्ट होता है जिसमें सस्पेंशन ही करना पड़ता है तो सस्पेंशन के की इंक्वायरी को 90 दिन में खत्म करना होता है और जब वो सस्पेंड रहेगा और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी तो 90 दिन तक उसे 50% सैलरी पर दिया जाएगा उसे, ठीक है। पहले 90 दिन तक उसे 50% सैलरी दी जाएगी जब भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही होगी। मान लीजिए 90 दिन के बाद भी इंक्वायरी चलती रही तो उसे 75% तनख्वाह मिलेगी, 3/4 ऑफ द सैलरी उसे मिलेगी, क्योंकि डिपार्टमेंट को तो 90 दिन के अंदर ही सारी इंक्वायरी करनी थी, लेकिन इंक्वायरी 90 दिन से ज़्यादा चल गई तो अब 50% नहीं, अब 75% जो है उसे सैलरी मिलेगी। मान लीजिए कि अगर 90 दिन से जो डिले हुआ है, क्योंकि 90 दिन में इंक्वायरी खत्म करनी है और 90 दिन से ज़्यादा अगर डिले होता है और वो भी वर्कमैन की वजह से होता है, एम्प्लॉय की वजह से अगर कुछ डिले होता है तो सिर्फ 25% उसे सैलरी मिलेगी, ठीक है। अगर वर्कमैन की वजह से डिले होता है तो 25% सैलरी। अगर जो इंक्वायरी है वो कोई आउटसाइड एजेंसी कर रही है, इंटरनल नहीं है, तो फिर जो 90 वाली लिमिट है, क्योंकि 90 दिन में इंक्वायरी करनी थी, वो 180 दिन हो जाएगी, क्योंकि ये आउटसाइड कोई एजेंसी कर रही है तो उसे 180 दिन का समय दिया जाएगा पूरा इंक्वायरी करने के लिए। इंक्वायरी शुड बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज इन जनरल, ठीक है। और मान लीजिए अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो उसे कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलेगी उसके बाद, और अगर गिल्टी नहीं पाया जाता है तो सारी पेमेंट उसे रिस्टोर की जाएगी, मतलब जो 50% पेमेंट जो उसे कम दी जा रही थी पुरानी भी, उसे सारी पुरानी पेमेंट भी पूरी दी जाएंगी अगर गिल्टी नहीं पाया जाता है तो। और जो भी इस इंक्वायरी की जो भी प्रोसीडिंग होगी, जो भी फैसला होगा, उसमें अगर वर्कर खुश नहीं है तो उसके पास 21 दिन का समय रहेगा अपनी अथॉरिटी में जाके वहां पर कंप्लेन रजिस्टर करने का, और वो अपलेट अथॉरिटी 15 दिन के अंदर जो है उसकी इंक्वायरी पूरी करेंगे। तो इंक्वायरी के बाद अगर उसे लगता है कि इंक्वायरी सही नहीं हुई तो 21 दिन का समय रहेगा उसके पास, और अपलेट अथॉरिटी के पास 15 दिन का समय रहेगा कि जो इंक्वायरी उसने डाली है वर्कर ने उसे पूरा करने का। 2018 में क्या हुआ कि एक कुछ नए रूल आए और उसमें एक नया टर्म ऐड किया गया, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, ये जो अब IRC इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो आया उसमें भी ये ऐड हो गया है, ठीक है, उसमें भी ऐड है ये, और लेकिन ये इंट्रोड्यूस 2018 में किया गया था।
जो इंट्रोड्यूस इसको 2018 में यहाँ किया गया था। फिक्स टर्म एम्प्लॉय है क्या? FTE है क्या? FTE वो वर्कर्स हैं, allow FT fixed term employment allow worker to be hired for a specific duration with the same benefit as a permanent worker। मतलब ये परमानेंट वर्कर नहीं है, लेकिन इन्हें सारे जो बेनिफिट्स परमानेंट वर्कर को मिलते हैं वो मिलेंगे, लेकिन इन्हें फिक्स टाइम के लिए रखा जाएगा। इनसे एक कॉन्ट्रैक्ट कराया जाएगा कि आपको 1 साल 2 साल 3 साल के लिए हम रख रहे हैं, और आपको जितने भी फायदे मिलेंगे, जितने भी बेनिफिट्स मिलेंगे, वो परमानेंट वर्कर को जो मिलते हैं वही मिलेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से थोड़ा अलग है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को क्या होता है कि सारे बेनिफिट नहीं मिलते हैं। ठीक है, परमानेंट वर्कर के जो बेनिफिट होता है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को नहीं मिलता है, लेकिन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स को सारे बेनिफिट मिलेंगे जो परमानेंट वर्कर को मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा उनसे अलग है, लेकिन ये कुछ फिक्स टर्म के लिए ही रहेंगे। इनसे कॉन्ट्रैक्ट होगा कि आपको इतने सालों के लिए रखा जा रहा है, इतने महीनों के लिए रखा जा रहा है, उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और आपकी सर्विस टर्मिनेट कर दी जाएगी। अच्छा, और इसमें ऐसा नहीं है कि परमानेंट वर्कर को तुम फिक्स टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट में लो, मतलब जो पहले से परमानेंट है उन्हें तुम फिक्स टर्म में नहीं कर सकते। इस एक्ट में ये भी लिखा है कि जो पहले से परमानेंट है उन्हें आप फिक्स टर्म में कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा नहीं है कि जो परमानेंट है उन्हें आप फिक्स टर्म में कर लें। जो नए आएंगे उन्हें आपको फिक्स टर्म दे सकते हैं, लेकिन पुरानों वालों को फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट में नहीं ला सकते। कुछ चेंजेस देख लेते हैं हम लोग जो इस नए इंडस्ट्रियल एक्ट में किए गए, जो पुराने में नहीं थे। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा कि जो नए नए में किए गए हैं वो पुराने में नहीं थे। जैसे वर्कर रिस्किलिंग फंड, ये नया ऐड किया गया है। क्या है वर्कर रिस्किलिंग फंड? Central government to establish a fund to support a retrenched worker. The employer must contribute 15 days of last drawn wages for each retrenched worker within 45 days. जो भी वर्कर निकाल दिए जाते हैं, रिट्रेंच कर दिए जाते हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया है, उसका नाम है वर्कर रिस्किलिंग फंड। मान लीजिए कोई वर्कर को अगर निकाल दिया गया किसी वजह से, तो उसे सपोर्ट करने के लिए, उसे स्किल देने के लिए, उसकी ताकि वो दोबारा नौकरी पा सके, उसका स्किल एनहांस हो सके, तो उसके लिए एक फंड बनाया गया है। और उसमें कंट्रीब्यूट कौन करेगा? एम्प्लॉयर करेगा। एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करेगा? मस्ट कंट्रीब्यूट 15 डे ऑफ लास्ट ड्रॉन वेजेस, 15 दिन की जो लास्ट वेजेस ड्रॉ की थी उसके द्वारा। ठीक है, विद इन 45 डेज। वो जो भी रिट्रेंच वर्कर ने 15 दिन में लास्ट वेजेस जो ड्रॉ करी थी उसको जो है उसे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा विद इन 45 डेज, ताकि वो जो है जाएगी वेजेस वर्कर री स्किलिंग फंड में, और वो वर्कर के री स्किल मतलब वर्कर को के लिए यूज होगी, उसे स्किल प्रोवाइड करने के लिए, ताकि उसे आगे चलकर नौकरी मिल सके। दिस प्रोविजन डिड नॉट एग्जिस्ट इन अर्लियर लेबर लॉ। ये प्रोविजन जो पहले लेबर लॉ था उनमें नहीं था। अब हम लोग कुछ पेनल्टीज देख लेते हैं जो नए कोड में आ गई हैं। ठीक है, पुराने कोड की नहीं, हम लोग नए कोड की पेनल्टीज देख रहे हैं, तो इसे आप देख लीजिए। द वॉल्यूशन ऑफ ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट रूल। मान ले कोई ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट रूल जो है, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का है ना, क्योंकि ये न्यू कोड में तीनों लॉ हैं तो हम तीनों की जो पेनल्टीज देख ले रहे हैं। कोई ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट रूल का वायलेशन होता है तो 2 लाख तक का जुर्माना है। फेलियर टू सर्टिफाई स्टैंडिंग ऑर्डर। मान लीजिए इंडस्ट्री अपना जो स्टैंडिंग ऑर्डर से सर्टिफाई नहीं करवाती है, तो 2000 पर डे, मतलब हर दिन 2000 रुपये देने पड़ेंगे जब तक वो सर्टिफाई नहीं करा लेती है। रिपीटेड ऑफेंस, मतलब दोबारा वही आप रिपीट ऑफेंस एक बार हो चुका है फिर आपने ऑफेंस करा, तो अप टू 5 लाख फाइन और 6 मंथ ऑफ इम्प्रिजमेंट। ठीक है, 5 लाख फाइन या 6 मंथ की जेल हो सकती है। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का 2 लाख जुर्माना है। चलिए, इस बार ये जो पेनल्टीज है काफ़ी बढ़ा दी गई है पिछले से। ठीक है, तो ये हम लोग का था इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1947। ठीक है, ये हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है, और इसे आप देख लीजिए, आपके ईपीएफओ के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा ये। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।